नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज फिर से हम एक और बड़े नेता की कुंडली का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सब ने जान ही लिया होगा कि हम ममता बनर्जी की कुंडली के बारे में विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज का जो ये वीडियो होगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप कृपया पूरा देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि ऐसी कुंडलियाँ बहुत रेयर देखने को मिलती है और हम इनके कुंडली के बारे में थोड़ा सा जो इनका जनरल जो प्रिडिक्शन है वो शुरुआत में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो आने वाला समय है वो उनके लिए ममता जी के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में हम भी थोड़ा सा ग्रह गोचर और दशा वगैरह का हम अभ्यास करके हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। एक बात और इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि फिर से कि मैं किसी भी राजकीय पक्ष से जुड़ा हुआ नहीं हूं, ना मुझे किसी राजकीय पक्ष से कोई लेना देना है। मैं केवल अपने ज्योतिषीय ज्ञान के मुताबिक मैं ये चर्चा कर रहा हूं। तो हम शुरू करते हैं ममता बनर्जी की कुंडली के बारे में। अब ममता बनर्जी का जो बर्थ डिटेल है वो हमें जो इंटरनेट से उपलब्ध हो रहा है वो 5 जनवरी उनका बर्थ डेट है, 5 जनवरी 1995। बर्थ टाइम दोपहर का कुछ करीब 12 बजे और प्लेस जो है वो कोलकाता। तो इसके मुताबिक इनकी जो कुंडली बनती है वो मेष लग्न की कुंडली बनती है और जिसमें ग्रह कुछ इस तरह से पड़े हुए हैं। आप यहाँ पर ये कुंडली देख सकते हैं। मेष लग्न की कुंडली है, उसमें दूसरे भाव में चंद्र, तीसरे भाव में केतु, चौथे में गुरु, फिर बाद में 7 में शनि, अष्टम में शुक्र, नवम में सूर्य बुध राहु और 11वें में मंगल। तो हम इस कुंडली का हम अभ्यास करेंगे और विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैंने जैसे ही बताया वैसे कि हम पहले उनके जो जनरल पॉइंट्स को हम फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल इनकी कैरियर रही है, बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने अपना मुकाम पाया है और मुख्यमंत्री बनी है। पहले वो कांग्रेस में थी, फिर वो अलग हो गई, अपनी खुद की पार्टी बनाई तृणमूल कांग्रेस, और फिर सत्ता में आई और अपना नेटवर्क भी बहुत ही स्ट्रांग बनाया हुआ है। तो ये हम देखेंगे कि क्या है उसके अंदर खास कुछ। तो सबसे पहले जो मेष लग्न की कुंडली है उसमें पंचम भाव का स्वामी जो सूर्य है, सत्ता का कारक भी है, वो नवम भाव में बहुत ही अच्छी जगह बैठा हुआ है, धर्म भाव में है, और वो भी गुरु की राशि में है। तो यहाँ से इनकी एक तो हाई मॉरलिटी बहुत दर्शाता है, लोगों के प्रति काम करने की और लोगों के प्रति अच्छी भावना, सहयोग करने की भावना, और अंदर से एक सर्वधर्म समभाव जैसे कहते हैं ना कि हाई मॉरलिटी है, सबके लिए अच्छा सोचना और सबके लिए काम करना, सबको साथ देना, सबका ख्याल रखना। और ये एक इनको बहुत ही अच्छा गुण उनको ये सूर्य नवम भाव में इनको प्राप्त कराता है, और वो भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। अब कुंडली का जो मेन पॉइंट, दूसरा बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है, तो वो है चतुर्थ भाव में कर्क का गुरु। अब कर्क राशि में गुरु उच्चस्थ होता है, तो यहाँ पे गुरु उच्च का हो गया, बहुत बलवान हो गया, और उसकी दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि, सत्ता भाव पर। तो पावर और पोजीशन, पद प्राप्ति, ये सब उनके अथॉरिटी, ये सब गुरु की ब्लेसिंग से उनको मिलता हुआ नज़र स्पष्ट आ रहा है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये जो गुरु है वो सामान्य कर्क राशि का नहीं है। सामान्य कर्क राशि मतलब पूरी कर्क राशि में 30 डिग्री होती है, उसमें नक्षत्र के 9 पद होते हैं। 9 पद में से भी जो पुनर्वसु नक्षत्र का पहला पद है, यानी कर्क पद, वो भी कर्क राशि में आता है, वहीं पर है, यानी गुरु वर्गोत्तम है। नवांश में भी उच्च का गुरु है, यानी ये जो
पद है ये गुरु का, ये नक्षत्र पद बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ पे गुरु बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और इनका नवांश भी, लग्न भी वर्गोत्तम है, यानी मेष लग्न ही नवांश में आ रहे हैं, और नवांश में भी चतुर्थ भाव में गुरु उच्चस्थ होके फिर से दसम भाव पर शुभ प्रभाव कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग अपने आप बना रहा है। अब साथ में क्या है कि दसम भाव में उनको जो सत्ता प्राप्ति के लिए काफ़ी कुछ संघर्ष भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी बहुत छोटी उम्र में वो एक पॉलिटिकल कैरियर उनकी स्टार्ट हो गई थी, कांग्रेस में थी और स्टार्ट तो हो गई थी। तो ये गुरु महाराज की कृपा दृष्टि, और उसके साथ साथ अब देखते हैं कि जो दसम भाव का स्वामी जो है शनि, वहाँ मकर राशि है, वो शनि सप्तम भाव में वो भी उच्चस्थ है। तो ये भी एक बहुत जबरदस्त शुभ प्रभाव दे रहा है कि दशमेश जो है वो भी केंद्र में उच्च का है, और दसम भाव पर दृष्टि करने वाला गुरु जो है भाग्येश जो है नवम भाव का स्वामी गुरु भाग्याधिपति, वो भी उच्चस्थ है और दसम भाव पर दृष्टि कर रहा है। तो ये बहुत बड़े जो मेन पॉइंट है वो ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। नो डाउट मैंने कहा शनि शनै कार्य देता है, बहुत थोड़ा सा संघर्ष भी करवाता है। प्लस शनि की आप देखें तो सत्ता का कारक जो है सूर्य, उस पर भी दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, और सूर्य जो है थोड़ा सा पीड़ित भी है, राहु के साथ है। प्लस शनि की दसम दृष्टि गुरु पर भी है और सातवीं दृष्टि लग्न पर भी है। तो शनि की दृष्टि प्रभाव से कुछ संघर्ष भी हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि ये जो शनि है उन्होंने डिले करवाया उनको मुख्यमंत्री पद प्राप्ति में, लेकिन अब ये इतना स्ट्रांग हो चुका है या इतना ग्रेजुअली स्ट्रांग होता जाएगा कि उनको हटा पाना या उनको ये पद से हटना बहुत मुश्किल है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी, इनका जो चंद्र है वो भी उच्च का है, वो वृषभ राशि में है, कृतिका नक्षत्र में है। कृतिका नक्षत्र के देवता अग्निदेव हैं और ये इंसान को बहुत ज़बरदस्त अंदरूनी मजबूती और फाइटिंग स्पिरिट बहुत देता है। किसी भी परिस्थिति में वो लड़ाई मूड में रहते हैं, लड़ाई मिजाज होते हैं, वो लड़ते हैं, और उसका नेचर भी बहुत एग्रेसिव होता है। तो सीधा बात करने वाले, सीधे मुँह, सीधा बोल देते हैं, स्ट्रेट टू स्ट्रेट, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन जो है वो ब्लंटली बात कर देने का, ब्लंटली बोल देने का। और जस्टिस के प्रति बहुत ही ज़्यादा उनका लगाव होता है कि इनजस्टिस कहीं पर भी देखा तो एग्रेसिव हो जाते हैं, और जस्टिस के प्रति उनका वो होता है कि जस्टिस मिलना चाहिए। तो ये इनका एक बहुत ही एग्रेसिव स्वभाव और एग्रेशन की वजह से ही उनके साथ कई लोगों के रिलेशन भी थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं, पॉलिटिकल कैरियर में भी और बाकी जो भी कैरियर उनकी रही हो उसमें भी। साथ साथ यही कृतिका नक्षत्र की वजह से उनका एक बहुत ही अच्छा एक नर्चरिंग एंड केयरिंग नेचर भी देता है ये नक्षत्र। इसकी वजह से इनके साथ जो भी इनके पार्टी कार्यकर्ता जुड़ते हैं या नेता लोग जुड़ते हैं तो वो उनको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनकी हर चीज़ को उनको सिखाते हैं, तैयार करते हैं कि क्या करना है, पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है, किस तरह से हमें बोलना है, किस तरह से बात करना है, हर तरह का वो उनको भी सिखाते होंगे और उनको ध्यान भी बहुत रखते होंगे। उनका केयरिंग नेचर भी बहुत रहता है और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ रहे हैं और नए नए लोग भी उनके साथ जुड़ते हैं और काफ़ी नए नेता को भी वो मौका देते हैं और वो नए पार्टी में नए नेता भी आगे उभर कर बाहर आते हैं और पार्टी संगठन मजबूत हो रहा है। तो ये मेरा एक छोटा सा ओवरव्यू, एक विश्लेषण था इनकी कुंडली का। अब हम बात करेंगे कि ये इनका आने वाला समय कैसा है। अब हम ये जो आने वाले समय के बारे में बात करेंगे वो अप्रैल 2025 तक की बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद ग्रह गोचर में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, खास करके शनि मीन में जाएंगे और नक्षत्र भी चेंज कर देंगे। तो हम सबसे पहले शनि की बात करते हैं। तो शनि उस वक्त कुंभ राशि में ही पूर्वभाद्र नक्षत्र में रहेंगे। ये उनके चंद्र जो अभी कृतिका नक्षत्र में है वहाँ से बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन सूर्य से देखा जाए तो
ये उनका गोचर कुछ ठीक नहीं है सत्ता कारक सूर्य से। शनि जो है वो एग्जैक्टली उनकी कुंडली में जो मंगल है पूर्व भाद्र में ही है, उसी के ऊपर से जा रहा है, और जो मंगल है वो लग्नेश है। तो शनि का जो दृष्टि भी लग्न पर है, अभी गोचर का शनि की भी तीसरी दृष्टि लग्न पर है, और ये कुंडली का शनि भी लग्न पर दृष्टि का प्रभाव कर रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे मेंटल डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस उनको उनकी पोजीशन के लिए, सत्ता के लिए उनको बहुत ही स्ट्रेस भुगतना पड़ रहा है और भुगत रहे हैं। और ये लग्न पर शनि का प्रभाव होने से और लग्नेश मंगल पर गोचर होने से उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उनको अपनी हेल्थ का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। लेकिन यही शनि अगर हम लग्न से देखते हैं, लग्न से तो 11वें भाव में गोचर होने से वो शत्रु विजय योग कर रहा है, और जो चुनाव वगैरह में अगर ऑपोजिशन है तो या अपने दुश्मन है, विरोधी है, उनको परास्त करने में यही शनि बहुत ही सहायक भी काम कर रहा है। शनि का गोचर दूसरे एंगल से देखते हैं तो जहां गुरु बैठा हुआ है कर्क राशि में, वहां से शनि का गोचर अष्टम भाव में जा रहा है। तो इसीलिए उनको जो डोमेस्टिक लेवल है, उनका राज्य जहाँ पे वो राज कर रहे हैं, प्रजा में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा, क्योंकि चतुर्थ भाव प्रजा का भाव है और विरोधियों का भी है, तो वहाँ प्रजा में भी काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट किया हुआ है और प्रजा हल्की सी थोड़ी सी नाराजगी दिख रही है। तो वहाँ घरेलू मामले में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है। अब दसम भाव जो है स्वयं 10वें शनि से शनि का गोचर हम बात करते हैं, तो ये पंचम भाव से जा रहा है। तो ये जो है वो काफ़ी कुछ सहायक हैं, और उनको जो उनका जो पावर एंड पोजीशन है यानी मुख्यमंत्री पद है उसको बचाए रखने में और उसको बिल्कुल नहीं हिलने देने में यही शनि, क्योंकि 10वें शनि से शनि का गोचर बहुत ही शुभ है, तो उसमें बहुत सहायक है, उसमें कुछ होने वाला नहीं है ऐसा दिख रहा है। और जो शनि का जो गोचर के शनि का जो नक्षत्र दृष्टि भी है वो भी विशाखा नक्षत्र में है, और जो जन्म का शनि है वो भी विशाखा नक्षत्र पर है। तो जन्म के शनि पर गोचर के शनि की दृष्टि प्रभाव भी है। अब राहु की बात करें तो राहु उस वक्त उत्तराभाद्रा नक्षत्र में होंगे और वो मीन राशि में होंगे। अब उत्तराभाद्रा नक्षत्र यानी ये मीन राशि लग्न से 12वें भाव और सूर्य से चतुर्थ भाव, तो यहाँ लग्न से 12वें भाव में होने से, और जो सूर्य है वो ऑलरेडी राहु से कुंडली में पीड़ित है और सूर्य सत्ता का कारक है, वहाँ से ये चतुर्थ में होने से सत्ता में कहीं ना कहीं टेंशन और परेशानी और हल्का सा विरोध, ये सब का सामना अभी उनको फेस करना पड़ रहा है, और उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस भी वो क्रिएट कर रहा है और उनकी छवि भी खराब करने का प्रयास कर रहा है, पार्टी की भी छवि खराब करने का प्रयास कर रहा है। और अगेन यहाँ पे ये इंडिकेशन कर रहा है, क्योंकि लग्न से 12वें भाव में जाने से, राहु लग्न से 12वें भाव में जाने से हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। ममता जी को अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान अभी रखना पड़ेगा। लेकिन फिर से यहाँ पे हम 10वें जो है सत्ता का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी शनि, क्योंकि शनि कुंडली में बहुत बलवान है, उच्च का है, केंद्र में है, 7वें भाव में, वहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये 6ठे भाव में है। तो शनि से ये जो राहु का गोचर है वो बहुत ही शुभ है, और अगेन यहाँ पे अल्टीमेटली उनको विरोधियों पर विजय यानी शत्रु विजय योग, या फिर उसको बोलते हैं कि विरोधियों को परास्त करने का या ऑपोजिशन को कंट्रोल करने का, जो उनको पावर और पोजीशन को बचाए रखने का, ये उनको ताकत देता है। और यही राहु शनि के जन्म के शनि से ये गोचर बहुत शुभ होने से इनकी सत्ता कुछ भी नहीं होने वाला। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यही उनकी सत्ता एज इट इज रहने के संकेत दे रहे हैं। दूसरी महत्व की बात ये भी है कि अगर राहु को चंद्र से ये देखते हैं तो ये चंद्र से ये गोचर 11वां है, वो भी
उनको पॉलिटिकल गेन देने के लिए सहायक हो रहा है। अब गुरु की बात करते हैं। गुरु उस वक्त ज़्यादातर समय रोहिणी में रहेंगे, अभी 28 नवंबर के बाद। अभी तो मृगशिरा में है, वृषभ राशि में। तो ये जो राशि के अनुसार तो ये चंद्र के ऊपर से ही जा रहे हैं, तो चंद्र के ऊपर से गुरु का गोचर जाना काफ़ी शुभ है। मेंटल स्ट्रेस प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उसको ओवरकम करने की शक्ति भी देता है, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है और थोड़ा सा सहायक रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनका कृतिका नक्षत्र है, इसलिए अभी मृगशिरा नक्षत्र में गुरु का गोचर थोड़ा सा उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। लेकिन जब रोहिणी में आ जाएगा, मैंने कहा 28 नवंबर से 10 अप्रैल तक, तो उस वक्त रोहिणी में रहेगा, तो उस दौरान तो उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सहयोग मिलेगा गुरु का, और उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी, उनका काम और बढ़ेगा, उनका नाम भी और बढ़ेगा, यानी गुरु का कोई डिस्टर्बेंस है नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ से गुरु की नवम दृष्टि सीधी दसम भाव पर पड़ रही है। दसम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, इसकी वजह से दसम भाव यानी सत्ता का जो भाव है, पोजीशन, उसको वो ब्लेसिंग्स मिल रही है गुरु की। तो उनकी पावर और पोजीशन, जो सत्ता का भाव है दसम भाव, वहाँ से उनकी सत्ता को हिलाने में, हिलने में या कोई भी दिक्कत आने की संभावना नहीं है। गुरु महाराज प्रोटेक्शन के लिए बैठे हुए हैं। और ये जो गुरु की जो गोचर है, ये दसम भाव पर दृष्टि प्रभाव करने से उनकी पावर और पोजीशन और बढ़ेगी, उनकी जवाबदारियां और बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। उनकी आने वाले समय में उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेगी, और उनकी पावर और जो है वो और स्ट्रेंथन होगी और मजबूत होगी। चंद्र के ऊपर से जा रहा है, वो चंद्र जो है वो चतुर्थ लॉर्ड है। चतुर्थ हाउस जनता का हाउस है, तो चतुर्थ का स्वामी चंद्र है, उसके ऊपर से जाने से भी यहाँ पे ये इंडिकेशन आ रहा है कि उनको जनता का सहयोग और खास करके गुरु के गोचर होने से जुडिशरी का सहयोग भी उनको बहुत ही अच्छा मिलेगा। यानी कोई भी अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी जुडिशरी का मामला है, तो वहाँ से भी उनकी फेवर में कोई ना कोई फैसला आने की भी संभावना है। अब एक और चीज़ देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि जो दसम भाव का स्वामी है शनि, शनि से जो तुला में है, 10वें शनि से, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो गुरु का गोचर अष्टम में है, जो कि वैसे देखा जाए तो अशुभ है। ठीक है, तो ये अशुभ अवश्य है, किंतु वो जब मृगशिरा में होगा तभी, यानी अभी गुरु का गोचर मृगशिरा में है, तो मृगशिरा में जब तक रहेगा तब तक 10वें शनि से ये अशुभ है। किंतु जैसे ही वो रोहिणी में आ जाएगा तो ये उतना प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी गुरु का गोचर शनि से अष्टम होने से उतना सहायक नहीं मिलेगा, मिक्स्ड फल मिल पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली गुरु दसम भाव पर दृष्टि भी तो कर रहा है, तो ये एक बड़ा सहयोग है। यानी मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल देखा जाए तो गुरु, शनि और राहु का जो गोचर है वो कोई उतना बुरा नहीं है, ओवरऑल एवरेज से ऊपर है, मतलब थोड़ा सा गुड, मॉडरेट टू गुड पोजीशन में है, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ज़्यादा है नहीं, बुरा नहीं है, तो गोचर तो बहुत ही अच्छा है। अब उनको जो हम बात करें तो जो योगिनी दशा की बात कर लेते हैं। मैं जो ज़्यादातर दशा देखता हूँ तो वो योगिनी दशा देखता हूँ, आप सब लोग जानते हैं। तो योगिनी दशा अभी उनकी शनि में शुक्र की दशा चल रही है, जो 15/10/2024 तक रहेगी। अब ये दशा तो उनके लिए अच्छी है पॉलिटिकल मैटर के लिए, बट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है वो इनकी कुंडली में सबसे प्रबल मारक भी है, 7th हाउस और 2nd हाउस का स्वामी होने से प्रबल मारक है, और वो बैठा भी है अष्टम भाव में। तो ये उनके लिए फिर से दशा भी इंडिकेट कर रही है कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरी इम्पोर्टेंट कि स्त्रियों के रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम और भी बढ़ सकते हैं। और शनि में
राहु की दशा स्टार्ट हो जाएगी 15 अक्टूबर 2024 से 11 फरवरी 2026। ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ये दशा स्टार्ट हो जाएगी, यानी यहाँ पे 10th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। अब ये जो है दशा 15 अक्टूबर 2024 से लेके शनि में राहु, ये पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि शनि दशम भाव का स्वामी है, सत्ता भाव का स्वामी है। राहु सत्ता का कारक सूर्य के साथ बैठा हुआ है नवम भाव में, गुरु की राशि में, और शनि का दृष्टि प्रभाव भी राहु पर है। तो ये दशा इंडिकेट कर रही है कि उनकी सत्ता में तो बढ़ोतरी होगी, उनको पावर और पोजीशन तो बढ़ने के आसार दिख रहे हैं, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। लेकिन फिर से यही शनि और राहु की दशा भी उनको मानसिक तनाव भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएंगे और हेल्थ में प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कुंडली में देखें तो शनि की भी लग्न पर दृष्टि है और राहु की भी लग्न पर पंचम दृष्टि है, यानी लग्न को प्रभाव कर रहे हैं। तो हेल्थ में प्रॉब्लम आने के इंडिकेशन हमें बार बार आ रहे हैं, ये अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा। अब उसमें भी 29 जनवरी 2025 से तक जो समय है वो शनि में राहु रहेगा, वो ठीक ठाक नहीं है। लेकिन अगर हम ये दशा जो उसके बाद की है 29 जनवरी 2025 के बाद का जो समय है उनके लिए कम से कम मई एंड तक का, ध्यान से सुन लीजिएगा, 29 जनवरी से लेके, यानी फरवरी से ही मान के चलो, तो 29 जनवरी 2025 से लेके मई 2025 तक का ये जो 2-3 महीने हैं वो बहुत ही उनके लिए दशा का समय और गोचर का भी समय बहुत ही अच्छा आ रहा है। उस समय में उनके पॉलिटिकल कैरियर बहुत ग्राफ ऊपर जाएगा, उनको पॉलिटिकल राइज बहुत ज़बरदस्त मिलने की संभावना है और हो सकता है कि उनको प्रधानमंत्री भी बनाया जाए, यानी उनके प्रधानमंत्री बनने के भी योग स्पष्ट दिख रहे हैं। ये आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा विश्लेषण था ममता दीदी की कुंडली के ऊपर। आशा रखता हूँ आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।